नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 23 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और उससे पहले अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। तो 2020 में चुनाव हुआ था इससे पहले, और इन 5 सालों में बिहार की सियासत में काफ़ी उथल पुथल देखा गया, या यूं कहें कि काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। तो क्या बिहार विधानसभा का होने वाला चुनाव भी काफ़ी उथल पुथल रहेगा? इन तमाम पहलुओं पे हम नज़र डालते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे जानते हैं 2020 और 2025 के राजनीतिक समीकरणों के बारे में, और क्या कुछ होने वाला है ये भी हम इनसे जानेंगे। सर, जिस तरह से नवंबर में ख़त्म हो जाएगा कार्यकाल, उससे पहले चुनाव होने हैं, तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है चुनाव को लेकर के, पार्टियों के लेकर के, मतलब, और जो नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या नए उम्मीदवार हैं, तो क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है? देखिए, अभी तो अब कितने दिन बचे, 8 महीना बचा है। जी जी। कल से 1 फरवरी शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में चुनाव होगा, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। आपने बताया ही कि अभी मौजूदा जो 17वीं विधानसभा है, इसका कार्यकाल 23 नवंबर को कोरोना का काल था वो, और उस पीरियड में लोग डिस्टेंस रखते थे, सोशल डिस्टेंस जिसको कहते हैं। कम से कम 3 फीट 4 फीट दूरी से लोग मिलते जुलते थे, मास्क लगाए रहते थे। उस दौर में असेंबली का चुनाव हुआ जी, और नई विधानसभा बनी, और उसमें कितने बदलाव देखने को मिले तो उसको भी झांकना जरूरी है। इसलिए कि अब इसी लोकसभा का चुनाव हुआ बिहार में 40 सीट के लिए, तो क्या बदलाव देखने को मिला, क्या एक चर्चा रही। सारी सियासत में तो वही पार्टियां हैं, कुछ इधर उधर समीकरण बदला है। तो जो आज चर्चा अब हम लोग करने के लिए बैठे हैं कि असेंबली 2025 का चुनाव कैसा होगा, सारी पार्टियों ने उस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उसी हिसाब से नेता अपना नई जगह, नया पनाह, अपना राजनीतिक आशियाना खोजने में लग गए हैं। और कुल मिलाजुला कर तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से ये मौजूदा 17वीं विधानसभा का संपूर्ण बीता 4 साल भारी उथल पुथल उलट फेर का ये रहा, 3 सरकारें बन गई, बिल्कुल मुख्यमंत्री वही रहे जी जी जी, लेकिन जनादेश मिला था बीजेपी और जदयू को, और बाद के दिन में बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। जनादेश मिला था राजद को विपक्ष में बैठने का, 17 महीने की सत्ता मिल गई। फिर चेंज हो गया, उलटफेर हुआ, तो तीसरी बार सीएम बन गए फिर नीतीश कुमार इसी विधानसभा में, और तब 5 डिप्टी सीएम का चेहरा बिहार ने देखा है। अभी तो 2 सीएम डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब जरा पहला याद कर लीजिए, इतिहास के पन्ना में चले गए। कहाँ है तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी मंत्री हैं अभी जी। और फिर एक बदलाव हुआ तो डिप्टी सीएम के रूप में देखा विजय सिन्हा को। 3 स्पीकर भी बदल गए। मैंने बिहार का जो ये बदलाव, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तस्वीर कहीं ना कहीं असेंबली को भी रिफ्लेक्ट करने जा रहा है, जो चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर में। जी जी। कितने सारे सिटिंग विधायक, जो मेरा आकलन है सभी दलों में मैंने देखा है बहुत करीब से, तो मुझे लग रहा है कि 50 सिटिंग एमएलए का टिकट कटना तय है। जी जी, ओवरऑल ये टिकट जी जी हाँ, तमाम पार्टियों को जोड़ करके और फिर नए चेहरे। 144 सीट लड़ा था राजद जी। अब वो तेजस्वी को यदि चीफ मिनिस्टर बनना है, जो प्रयास कर रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से कम 5 दर्जन नए चेहरे पर इस पर दाव लगाएंगे जी। सिटिंग का तो टिकट काटेंगे ही, उसकी संख्या 2 दर्जन से कम नहीं हो सकती है। आरजेडी में 2 दर्जन विधायकों का टिकट कटना तय है एक तरह से, और बीजेपी में उसी तरह से कम 1.5 दर्जन। जी जी जी। आपको याद होगा जब यहाँ शक्ति परीक्षण हुआ, नीतीश कुमार ने जब पाला बदला बीजेपी के साथ आए, तो तेजस्वी ने खेल की बात करनी थी कि अभी खेला बाकी है जी। तो खेला किसके साथ होता? जदयू और भाजपा के एमएलए के साथ होता। बिल्कुल। तो उस दिन जरा याद कीजिए, जिस दिन शक्ति परीक्षण होना था, पहले स्पीकर को लेके और फिर सीएम को अपना बहुमत को लेके, कितने तनाव में थे नीतीश कुमार उस दिन। तो सत्ता और सरकार थी, भाजपा साथ थी, इसलिए सरकार बच गई। यहाँ खुद
ये भरोसे की जानकारी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तो खुले तौर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूरी कमाल राजनीतिक फील्ड की संभाल रखी थी, और पीएमओ से लेकर अमित शाह जी का जो ऑफिस है वो भी कोई बैठा नहीं था। तो चलिए, केंद्र में सत्ता की मेहनत और प्रयास पहल भी रंग लाई और बच गई नीतीश कुमार की सत्ता। बिल्कुल। आप कहे कि गृह मंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नित्यानंद राय जी और मतलब तमाम बीजेपी का कुनबा जो है एक्टिव था, तब जाके सरकार बनी। इस बीच खबर ये भी आई कि तकरीबन 100 करोड़ का लेन देन भी हुआ। नहीं, ये अभी लेन देन क्या हुआ नहीं हुआ वो तो आपने देखा कि केस ही हो गया। आज भी वो केस है। जदयू से ही आवाज़ आई कि भाई तेजस्वी जो है कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो हाउस में सवाल उठा कि भाई हमारे ऊपर आप इल्जाम। तो हमारा जो विधायक, राजद का विधायक पाला बदल लिया, कुरेआम 3 उस समय जो विपक्ष में बैठे थे 3, प्रहलाद यादव, चेतन आनंद। तो ये भी तो खरीद फरोख्त का ही हिस्सा है। अब ये आरोप था राजद का। देखिए, खरीद फरोख्त आरोप सर ये तो सामने दिख रहा है। पाला बदला ही तो मैंने देखा ही, आपने जी भी बिल्कुल देखा। तो लेकिन पैसे का लेन देन हुआ, हम आप इस चर्चा में कैसे करेंगे? करना मुनासिब है क्या? ये मुनासिब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी ने अपनी निष्ठा दूसरे पार्टी के प्रति दिखाई, तो और वो भी ऐसे मौके पे जब बहुमत साबित करना हो, देखिए यही तो कुछ ना कुछ तो लोग और प्रलोभन। व्यवस्था में यही दुर्भाग्य है जी कि रातों रात किसी की पार्टी के प्रति निष्ठा, जिसके संगुल पर जीत कराया हो, जिसके नेतृत्व में आया हो, उसके पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति निष्ठा बदल जाए। तो आप क्या कहेंगे? तो यही कहा जा सकता है जो आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसका मैं ना तो सकारात्मक हाँ में कहूँगा और ना में कहूँगा, इसलिए कि मेरे पास साक्ष्य नहीं है। तो लोकसभा के चुनाव की आप 40 सीट में पहले तो आप देख लें, इसलिए ये बदलाव उसी कड़ी का आगे हिस्सा है। लोकसभा के 40 सीट में चेहरे बदल गए, जिनको बेटिकट हो गए सीटिंग एमपी। पहले आप शुरू करते हैं अश्विनी चौबे से। जी, केंद्रीय मंत्री थे अश्विनी चौबे, बेटिकट हो गए। और बेटिकट होने वालों की जरा सा तस्वीर देख लीजिए। अब वो जो 12 चेहरा हुए, अश्विनी चौबे हो गए। पशुपति पारस पार्टी के अध्यक्ष थे और एनडीए फोल्ड में थे। केंद्रीय मंत्री रहते एनडीए में, एक तरह से बेटिकट हो गए। उनको कोई 5 में किसी 5 के लिए एनडीए ने जगह नहीं दी जी। तो खुद पार्टी अध्यक्ष भी बेबस नहीं लड़े, हाजीपुर से लड़ेंगे कि कहाँ से लड़ेंगे, नहीं लड़ पाए। तो पशुपति पारस भी बेटिकट हो गए। प्रिंस कुमार हो गए जी। चौधरी महबूब अली कैसर हो गए खगड़िया से, और चंदन सिंह जी हो गए नवादा से जी। एक बाजी मार ली बीना सिंह वैशाली से। उन्होंने पाला बदल लिया, तो फिर आ गए पारस का साथ छोड़ करके चिराग के साथ। ये कह सकते हैं कि समय रहते सही चाल चली बिना समय रहते उन्होंने सही चाल चलने का अपना जो समय लौटाया, फिर तो सब लोग ये स्थिति रही। अब ये देखिए, ये तो हो गया कि 12 लोग बेटिकट हो गए थे उस चुनाव में जी। ये 5 चेहरे हुए। हाँ, पारस, चंदन सिंह, प्रिंस कुमार और कैसर, मोहम्मद कैसर। हाँ। ये 4 हुए। अभी तो और न हुए। फिर आप देखिए, अभी गया से जो तालमेल में चला गया, विजय मांझी थे वहाँ। और वहाँ से जहाँ काराकाट से ले रहे उपेंद्र कुशवाहा जी जी, उनको भी अवसर नहीं मिला। महाबली सिंह को वो भी तो नहीं लड़ पाए ना। इस तरह से मैंने देखा कि 12 ऐसे लोग जो हैं वो बेटिकट हो गए। सुनील कुमार पिंटू वो भी नहीं लड़ पाए। तेजी पासवान सासाराम से मिले थे, वो भी नहीं लड़ पाए। तो सारे लोग बेटिकट हो गए। ऐसे 12 लोग हैं जी जी। सीटिंग एमपी बेटिकट हो गए। आप देख लीजिए, एक अजय निषाद ने, बीजेपी ने उनको बेटिकट किया तो पाला बदल के कांग्रेस से लड़ गए। हालांकि जीते नहीं मुजफ्फरपुर से जी, तो वो भाजपा छोड़े और आ गए कांग्रेस में। तो एक वो है अभी, तो वो एक स्थिति है। अब उसमें देख लीजिए कि अभी कुछ सीटिंग एमपी ही हार गए। उसमें सुशील सिंह औरंगाबाद, राम कृपाल यादव पाटलिपुत्रा, आरके सिंह केंद्रीय मंत्री रहते आरा से हार गए। दुलालचंद गोस्वामी कटिहार में लड़े और हार गए तारिक अनवर से। उसी तरह संतोष कुशवाहा लड़े पूर्णिया से, वो हार गए पप्पू यादव से। मैं ये इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि क्या बदलाव का संकेत है। जब लोकसभा के 40 सीट में स्थिति हुई है, तो 243 सीट के लिए चुनाव होंगे। बदलाव और संभावी है। और जिस मौजूदा विधानसभा में 105 नए चेहरे आए थे, पहली बार जीत कर आए थे। ये भारी बदलाव आपको, नया जो चुनाव होगा
वो देखने को मिलेगा। और इसमें इसी तरह से लोकसभा के चुनाव में कई नए चेहरे भी आ गए। लोकसभा का जो चुनाव हुआ सर, लोकसभा के जब चुनाव नतीजे आए तो चुनाव नतीजे के बाद जब उसका विश्लेषण हुआ तो वो खास करके जो आरजेडी है उसके लिए बड़ा ही मतलब नेगेटिव रहा कि भाई जिस तरह से आरजेडी का या यूँ कहे कि महागठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, ऐसे में तेजस्वी यादव 2025 में कैसे मुख्यमंत्री बने? सवाल तो उठना सवाल, देखिए खाता खुल गया राजद का लोकसभा चुनाव में। पहले के उसके पहले के लोकसभा में बिहार से उसको कोई सीट नहीं मिली थी, तो तेजस्वी ने ताकत लगाई, खाता तो खुला, लेकिन सबसे अधिक सीट के लिए लड़े थे जी। महागठबंधन के नेता थे, 250 से अधिक जनसभाएं की थी और सीटें मिली 4। कांग्रेस रही फायदे में, कांग्रेस को 1 सीट थी तो उसके हो गए। देखिए कांग्रेस किशनगंज भी जीत गई, कटिहार भी जीत गई, सासाराम भी जीत गई, तो थोड़ा उसके मुनाफे की स्थिति है। और वाम दल का भी माले के 2 MP हो गए जी जी। लेकिन राजद को जो अपेक्षाकृत थी सबसे बड़ा झटका ये लगा, खाता खुला झटका ये विषय था कि असेंबली में उसके सबसे अधिक सीट जीते थे इस विधानसभा में जी जी 78 और उनके मात्र 38 विधानसभा क्षेत्रों में राजद को बढ़त मिली थी। यही झटका था जिस झटका को समझकर तेजस्वी अगला चुनाव जो है वो संभालने के लिए आज जिलों का दौरा कर रहे हैं, असेंबली का फीडबैक ले रहे हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि भरोसे की जानकारी जो दिख रही है कि कम से कम अब वो इसमें एकोमोडेट करना है आपको मुकेश सहनी को भी, जो इस बार लगता है कि वो डिप्टी सीएम के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे तो कम से कम उनको तो 25-30 सीट लेकर ही रहेंगे। वो सीटें किसकी घटेंगी? देखिए वो कांग्रेस की हिस्सेदारी वाली सीट, उसमें मेजर अब वो जो 70 सीट मिली थी ना, 71 सीट, वो घट कर हो जाएगी 35 से 40। एक तो मुझे ये दिख रहा है। वाम दल के खाते में जो सीटें थी ना उसमें कम कटौती होगी, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई सीट घटेगी। और कटौती की बात तो कर रहे हैं सर, लेकिन वाम दल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया था 2020 में या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वाम दल का परफॉर्मेंस रहा, उसे देखते हुए तो वाम दल कहेगी कि हमारी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। नहीं तो 2 सीट तो देखिए, माले को 2 सीट मिली है तो 12 सीट अभी उसके 12 MLA हैं जी जी। स्वाभाविक को 15-20 तो दावा करेगा ही माले। इसलिए मैंने एक चर्चा में आपसे बात की थी कि राजद इस बार जो 144 लड़ा था तो 130 से 40 तो वो लड़ेगा ही, ये तो मुझे दिखता है। इसके कारण सिटिंग विधायक में टिकट हों, कुछ जो पुराने चेहरे जो पिछले चुनाव में थे वो बदले जाएंगे। और उसी तरह से कांग्रेस में भी 79 विधायक है, वहाँ भी बेटिकट होने वाली बात है। और भाजपा में जिनकी निष्ठा पर कहा था सम्राट चौधरी ने असेंबली में कि जिन लोगों ने दगा दिया है या दगा देने की भरसक कोशिश की है जी जी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अभी तो बहुमत के लिए संख्या जुटानी थी, तो फिलहाल उस मेमोरी बची रह गई उन लोगों की, लेकिन चुनाव में तो उन्हें इसकी सज़ा मिलेगी ही जदयू और बीजेपी के वैसे विधायकों की जिन्होंने नेता को धोखा दिया या तब तनाव में डाला। कई ऐसे नाम हैं, अब वो तो बाद में चाहे वो भागीरथी देवी हो, रश्मि वर्मा हो, कई लोगों ने कहा कि नहीं हमको आने में दिक्कत हो गई, क्या कुछ अपना एक करके फिर उन्होंने मुख्यमंत्री के बहुमत के प्रस्ताव के पक्ष में दिया था। लेकिन कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है कि आज की चर्चा इस बात पर मैं केंद्रित कर रहा हूँ कि जो आने वाला चुनाव है उसमें कम से कम 50 सिटिंग विधायक सारे दलों के मिला करके उनका टिकट कटने का आसार दिख रहा है। और फिर पाला बदलने वाला उसी तरह से पाला बदलेंगे, या ये भी उसी तरह से जो उसके 5 में 4 हो गए, तो पाला बदलने वाले विधायकों का तो उस पार्टी से तो टिकट यूँ ही कट गया, उन्होंने छोड़ दिया है। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके 50 से अधिक विधायक बेटिकट होंगे, पाला बदलेंगे खुद ऐसे भी विधायकों की संख्या। और चारा क्या है, या घर बैठे जैसे बेटिकट हो गए 12 सिटिंग MP, तो उसमें बिल्कुल जो IM की आपने बात की सर, AIMIM की, तो ये जो छोटी पार्टियां होती है जिनके कम विधायक होते हैं उनका पाला बदलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब तो देखिए ना, एक विधायक जीता है वो सीधे चला जाता है। कैसे बसपा के एक विधायक जीते थे चले गए, लोजपा रामविलास चिराग के साथ एक ही विधायक जीते थे, पाला बदल लिया। वो जब 2/3 सदस्यों के साथ जाना होता है ना, अब यहाँ क्या कहिएगा। लेकिन सर यहाँ तो RJD भी
इसके 3 विधायक चले गए, नहीं, दूसरी ये तरफ तो बैठ आप रहा कहिए है, सब- लेकिन वो भी तो विवश दिख रही है। नहीं देखिए, ये तो संविधान का बिल्कुल कहिए दल बदल निरोधक कानून का गला घोटा जा रहा है। ऐसे विधायकों के बारे में कोई माफ़ी नहीं है, उनकी तत्काल मेमोरी खत्म हो जानी है। और अब ये बात सही है कि राजद भी अभी किसी राजनीतिक सोच खेल के तहत अब तो मेमोरी समाप्त करने के लिए स्पीकर के यहाँ याचिका दायर कर रखी है, कांग्रेस ने भी और राजद ने भी। लेकिन झटका तो लगा ही था। कुल मिला जुलाकर एक तस्वीर है कि असेंबली के चुनाव में जो 8 महीने ही करीब होते दिख रहा है, उसमें 50 से अधिक सिटिंग विधायक बेटिकट होंगे और कोई बड़ी संख्या में नए चेहरों पर सारी पार्टियों में आप देखेंगे कि दाव लगाने की भरसक कोशिश होगी। और हर बार होता भी यही है कि कम से कम 50% नए चेहरे हो जाते हैं। अब अभी भी इस असेंबली में 26 महिला विधायक हैं, पिछली बार 28 एमएलए विधायक हैं। तो अब देखिए, अब तो विधानसभा और लोकसभाओं में ये तो हुई सर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात, मौजूदा समीकरण की बात। अगर बात करें 2025 की तस्वीर की, तो आपके जहन में 2025 की कैसी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? क्या खाका कुछ आप खींच पा रहे हैं? ये मुझे लगता है कि इस बार एनडीए के लिए फिर सत्ता में वापसी एक बड़ी कठिन चुनौती है। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और उनके बीच की दुल्हा वही रहे, बारात बदलती रही। तो इस बार उस सीट पर हालांकि अभी जो इक्वेशंस दिख रहा है उसमें एनडीए का जो गठबंधन है कुनवा अभी मजबूत दिख रहा है। सत्ता में भी अब तो डबल इंजन की फिर सरकार बन गई है जी। इसका उसे कितना लाभ मिलता है, तो एक सवाल वहाँ है। और राजद जो लोकसभा में झटका लगा है अपनी वो, या कांग्रेस इस बार मिलकर किस तरह से, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अपनी 1 सीट से 10 सीट किया है, तो कितना अपनी ताकत दिखाता है, उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। राजद की बात करें सर, तो जिस तरह से 2020 में माहौल बनाया गया था और माहौल बन भी गया था, वैसा माहौल अभी फ़िलहाल तो बनते नहीं दिख रहा, जबकि माई बहन सम्मान योजना की घोषणा की देखिए, ये मुफ्त योजना का लाभ मिलता है संदेह। जैसे पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी ने नौकरी को एक मुद्दा बनाया था कि हम यदि सत्ता में आएंगे, सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जी, पहली कलम से करेंगे। उसका एक लाभ हुआ, वो लाभ हुआ कि जब सत्ता में सहभागिता हो गई राजद की नीतीश कुमार के साथ, तो निश्चित रूप से वो राजद का प्रभाव था। आज श्रेय भले 17 महीने में जो आज तेजस्वी श्रेय लेते हैं कि वो नौकरी मिली, वो हमारे कारण मिली, तो वो उसका एक प्रभाव रहा है। अब देखिए, एक मुद्दा तो अभी है मैया बहन योजना, 200 यूनिट माई बहन सम्मान योजना, 2500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो 400 उसको 1500 करना, 200 यूनिट फ्री बिजली देना, ये सब जो मुफ्त की योजना परोसी जा रही है, तो नीतीश थोड़े चुप बैठेंगे। कई तरह की मुफ्त नीतीश योजना जी के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो अभी ही महिलाओं को 3000 देने की घोषणा करने जा रहे हैं। हाँ, तो करेंगे ही, निश्चित करेंगे। आधी आबादी को साधना सभी दलों की रणनीति है। तो ऐसे में फिर जो माई बहन सम्मान योजना का जिक्र किया गया है और जो सामने परोसा गया है, फिर तो वो टाटा फिश हो जाएगा। नहीं, देखिए, टाटा फिश नहीं हो जाएगा। आखिर राजद का भी अपना एक जनाधार है ना, तो जो उसके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, जो राजद को सत्ता में देखना चाहते हैं, उन लोग पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। हाँ, अब ये इसका लाभ, अभी तो नीतीश कुमार को आधी आबादी का महिला केंद्रित योजनाओं का लाभ तो मिल लगता रहा है, और वो भरसक कोशिश करेंगी कि पिछले विधानसभा के चुनाव में जो एक झटका लगा था कि इसी असेंबली में रोल नंबर 3 यदि हो गया, भले ही भाजपा ने ये अपना जो चुनावी वायदा पूरा किया और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, लेकिन हर पार्टी कोशिश करती है। तो अभी से देख लीजिए, तेजस्वी ने जो घोषणा की है कि हम माई बहना सम्मान योजना लागू करेंगे, तो इन सब योजनाओं का तो यही ना खेल है। जैसे अभी जिस तरह से अभी दिल्ली के चुनाव में हो रहा है, झारखंड में लाभ मिला, महाराष्ट्र में लाभ मिला, तो आजकल ये मुफ्त रेवड़ी बांटने की योजना का लाभ मिल रहा है। और आधी आबादी जो है ना, सभी दलों के साधने के लिए, उनके लिए वो नहीं। मैंने आपसे पूछा कि आप कैसी तस्वीर देख रहे हैं 2025 की, तो आपने कहा कि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उसमें एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सर, आपने ये नहीं बताया कि 2025 में विधानसभा में कौन कौन लोग बैठे दिख रहे हैं, और मतलब मेरा कहने का मतलब तो गद्दी पे कौन काबिज है। अभी 6 महीना, अभी तो चुनाव के पहले
ये रिजल्ट भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, तो मैं बैठा नहीं हूँ। गद्दी पे कौन आज काबिज मैं है बात कर रहा हूँ राजनीतिक परिस्थितियों की। तो मैंने आपसे कहा कि फिलहाल एनडीए का जो कुनबा है, सामाजिक समीकरण जो उस हिसाब से अभी मजबूत दिख रहा है। और तेजस्वी को भी बहुत कड़ी मेहनत, और कौन सा मुद्दा जो आम लोग को क्लिक करे। अभी तो उन्होंने A to Z की बात की है। सचमुच यदि तेजस्वी अपनी पार्टी को A to Z बना दे, जो अभी एम बाई का है, माई समीकरण है, तो इसका तो लाभ होगा। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद जी ने जिस ढंग से कुशवाहा पर एक दाव लगाया, कुशवाहा कार्ड खेला, निश्चित रूप से उसका लाभ मिला। तो इस तरह से अब देखना यह है कि राजद अपना क्या स्वरूप बदलता है। अब तक तो उस पर एक ठप्पा लग गया है कि भाई वो एम बाई से बाहर नहीं है, यादव मुस्लिम यही दाव लगाता है। यदि सचमुच A to Z की पार्टी बनाने की बात होगी कि अति पिछड़ों को, मुसलमान को, अब यही तेजस्वी यादव, ये लालू प्रसाद ने और नीतीश कुमार ने जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये जो नारा दिया और आपने जातीय सर्वे कराया, तो यहाँ 32% 33% यदि अति पिछड़े हैं तो उनको सत्ता में भी भागीदारी चाहिए। बिल्कुल। टिकट दीजिएगा तब ना होगा। महिला हैं यहाँ, आधी आबादी आप कहते हैं, तो महिला को अवसर देना ना होगा। कुल मिला कर मुस्लिम है 18%, तो वोट चाहिए सिर्फ कि उनको हिस्सेदारी भी देनी होगी, तो टिकट देना होगा। तो इसमें कितना सूझबूझ से एक रणनीति के तहत तेजस्वी चलते हैं, काम करते हैं, उनका भविष्य इस पर टिका हुआ है। तो कथनी और करनी में जो फ़र्क है उसे पाटना होगा, और यही नहीं, हर कदम फूक फूक कर उठाना होगा, क्योंकि एनडीए के लिए तेजस्वी चुनौती ज़रूर हैं, लेकिन एनडीए पर भारी नहीं है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।